नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप थोड़ी सी हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद हो। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आप पूछेंगे उसका कारण क्या है? कारण बहुत सीधा सा है, बहुत स्पष्ट है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय हुआ करता था, जो जिसका नाम पूरी दुनिया में था। ये वो जगह थी जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद इस बिल्डिंग को, इस इमारत को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में कन्वर्ट कर दिया गया। एक तरीके से यह हमारी एक ऐतिहासिक विरासत थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद से एक विवाद शुरू हुआ कि क्यों नेहरू के नाम पर, सिर्फ अकेले नेहरू के नाम पर मेमोरियल संग्रहालय क्यों होना चाहिए था। अब जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं यानी 16 अगस्त को, तो इस नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। और यह कहा गया है कि अब इसमें नेहरू के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबके सबसे जुड़ी हुई चीजों को संग्रहालय के तौर पर उसमें रखा जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति जो देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी, रिसर्च या विश्लेषण करना चाहता है तो वहां जाके बैठ के काम कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि दरअसल इसमें ऐसी कौन सी बात है जिस पे इतना विवाद होना चाहिए। आपका सवाल बहुत उचित है, लेकिन इस पूरे मसले पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है पिछले कई सालों से, उससे मन में संदेह पैदा होता है, एक शक पैदा होता है कि कहीं ये जवाहरलाल नेहरू की पूरी विरासत को तो खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही। जैसा कि आपको मालूम है कि अमृतकाल में जब देश की आजादी की लड़ाई का जिक्र था तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम एक तरीके से मिसिंग था। जब इसमें सवाल खड़ा किया गया तो लोगों से कहा गया कि नहीं, हमने उनका नाम नहीं हटाया है। लेकिन और इस तरीके के और बहुत सारे उदाहरण हैं जहां ये शक पुख्ता होता है कि दरअसल नेहरू और उनकी लेगेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नेहरू, उनकी लेगेसी और नेहरू मेमोरियल जो संग्रहालय और पुस्तकालय, जिसको प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है, उस पर बात करने के वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेश पंत, देश के जाने माने बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कि जिस तरीके से नेहरू मेमोरियल का नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ अप्रत्याशित हुआ हो। पिछले कई वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है कि न केवल नेहरू की विरासत बल्कि आज़ादी की लड़ाई की जो वास्तविक विरासत है उसको मटिया मेट किया जाए, एक नए इतिहास का सृजन किया जाए। उसी परंपरा में ये एक और भोंडा अश्लील कदम लगता है जो मुझे लगभग निरर्थक लगता है। अब नेहरू की बात पर आने के पहले हम करें कि राष्ट्रपिता गांधी की बात करें। जब ये कहा जाने लगा कि राष्ट्रपिता एक नहीं अनेक राष्ट्रपिता थे, वीर सावरकर भी राष्ट्रपिता थे, एडगेवार भी राष्ट्रपिताओं में, शायद फोर फादर्स में जो अंग्रेजी मुहावरा है, 4-4 राष्ट्रपिता हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जब यहाँ तक बात पहुँचती है तो नेहरू की हस्ती तो फिर बहुत कम रहती है। कहीं न कहीं इसका एक राजनीतिक कारण है कि मोदी जी के राजनीतिक मुहावरे में, जो कल लाल किले की प्राचीर से भाषण में भी था, कि कुनबा परस्ती का बार-बार उल्लेख होता है। तो उस कुनबा परिस्थिति में जो नेहरू गांधी परिवार है उसको बार-बार बदनाम करने का जो प्रयास है, उसका एक अंग ये भी है कि अगर नेहरू ही नहीं रहेंगे तो फिर नेहरू और गांधी भी, अगर आप देखें तो अकेले नेहरू ऐसे नहीं थे जिनके लिए एक अलग संग्रहालय था। आप देखें तो गांधी स्मारक निधि भी है, गांधी का संग्रहालय भी है, और इंदिरा गांधी की स्मृति को शेष रखने वाला जो प्रधानमंत्री रही थी 16-17 वर्ष, उनके लिए इंदिरा स्मृति नामक स्थान है। जो बाकी प्रधानमंत्री हैं, देश ने उनको बुलाया नहीं है, कहीं समता स्थल भी है। तो मुझे लगता है ये आज कहना कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी का नाम मिटाकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया जाए, इसमें एक बात और है। आपने जब बात शुरू की आशुतोष, तो यहाँ शोध के लिए सिर्फ नेहरू के जीवन पर शोध के लिए दस्तावेज नहीं थे।
पूरे भारत के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जो दस्तावेज होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनको यहाँ संग्रह करने की कोशिश की गई थी। यदि आप देखें तो यहाँ पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के पेपर्स भी हैं, यहाँ श्रीमती गांधी के पेपर्स भी हैं, नेहरू के पेपर्स भी हैं, मगर और बहुत सारे लोगों के पेपर्स हैं, दस्तावेज हैं, ओरल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सिर्फ नेहरू मेमोरियल, नेहरू की यशक काया को अमर बनाने के लिए नहीं था। कहीं न कहीं आज़ादी की लड़ाई से जुड़े सारे प्रसंग यहाँ थे और यहाँ बड़े-बड़े संग्रहालय के पुस्तकालय के अध्यक्ष रहे हैं, बी.आर. नंदा रहे हैं, जिन्होंने न केवल नेहरू की जीवनी लिखी है, बल्कि गांधी की जीवनी भी लिखी है, पटेल और बहुत सारी जीवनियाँ लिखी हैं, कमल ने बजाज की जीवनी लिखी है, भारत के आधुनिक इतिहास पर पैन इस्लाम पे काम किया है। उनके बाद रविंद्र कुमार यहाँ पुस्तकाध्यक्ष हुआ करते थे, लाइब्रेरियन का जो था। मुझे लगता है कि यहाँ बड़े-बड़े इतिहासकार हुए, जो अंतिम इतिहासकार यहाँ से बड़ा बेआबरू होके गया वो डॉक्टर मृदुला मुखर्जी थी, जिनको लेकर लोगों को चिढ़ ये थी कि वो शायद उस वामपंथी मार्क्सवादी खेमे की इतिहासकार थी, मगर जितना खुलापन उनके ज़माने में देखने को आता था, फिर महेश रंगराजन यहाँ रहे हैं, जिनको मार्क्सवादी इतिहासकार तो कोई नहीं कह सकता है। मगर कुल मिलाकर जो वर्तमान सरकार है, उसकी कोशिश एक तरह का मतलब छद्म राष्ट्रवाद आधुनिक इतिहास के रूप में पेश करने की जो कोशिश है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि अब मुझे आप बताइए, तो क्या यहाँ सारे प्रधानमंत्रियों की गणना होगी? तो यदि 36 प्रधानमंत्रियों में 36 तो खैर आज तक हुए नहीं है, आगे भविष्य की कल्पना कीजिए, 1000 साल की कल्पना कर रहे हैं कि अमृतकाल में 1000 साल बाद कहाँ होगा? तो सैकड़ों तो प्रधानमंत्री होंगे जो 10-10 साल रहेंगे, 15-15 साल रहेंगे। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक कोना मिलेगा इसमें? लाल बहादुर शास्त्री जी को एक कोना मिलेगा इसमें? क्या जो अस्थायी कुछ अल्पकालिक मगर महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर को एक छोटा कमरा भी नहीं मिलेगा, कोठरी मिलेगी? तो जब हम सारे प्रधानमंत्रियों को एकजुट एक जगह कर देंगे, तो या तो फिर उसे कहेंगे ये राष्ट्रीय प्रधानमंत्री संग्रहालय है, उसको फिर 3 कहने की जरूरत नहीं है। तो नेहरू मेमोरियल जो था वो नेहरू का निवास भी था, इंदिरा गांधी की जो इंदिरा स्मृति वो उनका निवास थी, जहाँ गांधी जी के जीवन के कुछ वर्ष बीते वो बिरला भवन उनके नाम पर बदल गया। तो मुझे लगता है वो राजघाट हो, वो बिरला निवास हो, वो इंदिरा गांधी का निवास हो, या वो लाल बहादुर शास्त्री जी का नंबर 10 जनपथ जो जरा सा हिस्सा कट के उनके पास मिला है वो हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें बेमानी है कि एक ही जगह और एक ही परिवार के नाम को मिटाने पर आप आमादा हो जाए तो रह रहकर याद आएगी। तो एक बड़ा पुराना उर्दू शेर है कि जला के खाक कर दीजिए आप सब कुछ को, मगर जो बचा रहता है हरा वो गम की शार है। तो जो लोग मातम उस स्मृति का मनाएंगे भारत के निर्माताओं में नेहरू को नज़ारत करने की, उसका एक हिस्सा ये है। तो ये जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दरअसल ये नेहरू की याद को विकृत करना है, बदनाम करना है, नष्ट करना है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोशिश है। क्यों भारतीय जनता पार्टी नेहरू की याद को नष्ट करना चाहेगी, उनको बदनाम करना? उसके पीछे उनके पीछे उनका क्या प्रयोजन हो सकता है? सबसे बड़ा प्रयोजन तो आशुतोष ये है कि इस समय जो लड़ाई है वो एक तरह से मोदी बनाम राहुल गांधी वाली है। तो राहुल गांधी खानदानी है, वो उनका कहना है कि कुछ लोग नाम की खाते हैं, हम लोग काम की खाते हैं। तो कुनबा परस्ती को गाली देने कोसने के लिए नेहरू को गाली देना जरूरी एक तरह से हो जाता है कि नेहरू थे, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के बाद अब राहुल गांधी प्रकट होने की कोशिश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य से कांग्रेस में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। तो प्रियंका के पतिदेव मुंह खोलने लगे हैं कि प्रियंका को लोकसभा में होना चाहिए। अब उनके साहबजादे भी 18 वर्ष के हैं, जब उनकी उम्र 18-19 वर्ष के हैं, उम्र हो जाएगी तो वो भी आ जाएंगे। तो वो तो आपको बहाना दे रहे हैं, खुद अपने पैर में कुल्हाड़ा मारने वालों की कांग्रेस में कमी नहीं है। तो एक तो बात यह है कि खानदानी कुनबा परस्ती की बात जब मोदी करते हैं तो आपको अनायास मणिशंकर अय्यर याद आते हैं कि चाय वाला आ गया है, इसका सोच नीच है, आदि आदि। तो मोदी जी को शुरू के दौर में तो उसका फायदा हुआ था। जहां तक नेहरू की बात है, मुझे लगता है कि नेहरू के योगदान को अनदेखा करना बड़ा कठिन है। नेहरू की गलतियां भी बहुत बड़ी बड़ी थी। एक एस.एस. गिल ने किताब लिखी थी गांधी जी पर, द सबलाइन फेलियर। तो गांधी जी का जो असफलताएं थी वो क्या देश के विभाजन के साथ नहीं जुड़ी थी? क्या वो जो पूना पैक्ट हुआ था वो अंबेडकर को हिंदू समाज से अलग करने के लिए एक बहुत बड़ी दरार पैदा करने वाला नहीं हुआ था? कि गांधी जी का जो हट था
कि वो हुँ, सनातन धर्म का भी पालन करें और हरिजन का भी पालन करें और वर्ण व्यवस्था का भी प्रकारांतर से अनुमोदन करें। तो हुँ, कहीं न कहीं जो जो दोष गांधी जी के थे, हर महामानव की गलतियाँ भी बड़ी होती हैं। हुँ, आप नेहरू हुँ, को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए, नेहरू को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं चीन के साथ धोखा खाने में, नेहरू को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं पाकिस्तान के साथ शांति का हाथ बढ़ाने की कोशिश करने में। मगर ये सारी असफलताओं के बावजूद नेहरू का जो योगदान नए भारत के निर्माण में रहा है, वो संसदीय प्रणाली हो, वो जनतंत्र की सच्ची ललक हो और वो असहमति का स्वर सुन सकने की सामर्थ्य हो, इसको नकारना कठिन है। यदि आप कल्पना करें आशुतोष, आपसे करीब 20-25 साल अधिक मेरी उम्र है, तो मुझे जी, याद आता है कि एक बार मैं भिलाई अपने लड़के के साथ गया जो आज 52 वर्ष का है, तो हुँ, उसने मुझसे कहा देखो उस आदमी के बारे में कल्पना करना कठिन है कि उसने कहाँ इस्पात का संयंत्र बिठाने की सोची होगी, कब सोची होगी। जब हुँ, आज हम जा रहे हैं हीराकुड बाँध की तरफ जो मिट्टी का सबसे बड़ा बाँध है, आज भी यात्रा बड़ी विकट है। एक बार वहाँ जाने का मौका मुझे अपने पूर्व कुलपति के साथ मिला था, पीएन श्रीवास्तव साहब के साथ, जो पद्मासन में बैठे 7 घंटा मोटर में सफ़र किए और वहाँ उनकी भी उद्गार यही थे कि कहाँ आकर उस आदमी ने बाँध बनाया हीराकुड और उसका उद्घाटन एक आदिवासी महिला ने किया। तो नेहरू की जो अदाएँ थी, आप उन्हें हुँ, अदाएँ कहिए, अदाकारी कहिए, शेरवानी, अचकन और लाल गुलाब का फूल कहिए, उस फूल में काँटे भी हो सकते हैं। मगर नेहरू की जो योगदान रहा है, अब आज आप ये कहें कि ये सब तो औपनिवेशिक विरासत थी, वो तो विलायत में हुँ, पढ़े थे, ये सारी बातें अनर्गल हैं। नेहरू ने भारत के आधुनिकीकरण के लिए जो रास्ता खोला और देखिए इसमें ये बनाम वो कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं है कि वीर सावरकर का योगदान जब उनका क्रांतिकारी दौर था, जब वो अ, अंतर्राष्ट्रीय कानून में उनका वो फ़ेमस एक्सट्राडिशन केस पढ़ाया जाता है, जब वो हुँ, कूदे जहाज से और तैर हुँ, कर लाख खतरे उठाते भिखाई जी कामा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, रेल का फाटक बंद था, वो पकड़े गए, फिर आजीवन कारावास के लिए भेजे गए। तो मुझे लगता है कि वीर सावरकर की अपनी एक भूमिका भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित करने की तब से असंदिग्ध है। जब वो लंदन में काम कर रहे थे और एक बहस उनकी और गांधी जी की उस समय जब तक जी, गांधी जी भारत नहीं लौटे थे, दुर्गा की शक्ति उपासना को लेकर भारत की, तो मेरा मुझे लगता है भारत की आज़ादी की लड़ाई में जितनी धाराएँ थीं, उनमें भगत सिंह की धारा क्रांतिकारी एक हो, मास्टर मोशाई की अनुशीलन पार्टी की एक, कलकत्ता वालों की हो, अ, अपने प्रारंभिक क्रांतिकारी दिनों में सावरकर हों, ये सब एक जगह हैं। मगर एक को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे को घटिया साबित करना या उसका नाम मिटाना, कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। जितना आप ये करेंगे कोशिश, उतना नेहरू लोगों को याद आते रहेंगे। न केवल ये, मैं आपसे बाँधों की बात नहीं करूँगा, इस्पात संयंत्रों की बात नहीं करूँगा, वो आईआईटी हो, वो इन और ऐसे संस्थान हो एआईएमएस जैसे, वो आधुनिकीकरण भारत की आत्मनिर्भरता के लिए भेल हो, बीएल हो, एचएएल हो, आईडीपीएल हो, सिंदरी का रासायनिक कारखाना हो, आखिर कहीं न कहीं तो सोच है। और आप नेहरू की पहली कैबिनेट को याद कीजिए, जिसमें श्यामा हुँ, प्रसाद मुखर्जी भी हैं, बी.आर. अम्बेडकर भी हैं और जिसमें आप याद करिए ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने बेहिचक सहायता ली, उसमें यदि भाभा हैं, तो उसमें मेघनाथ साहा भी हैं। तो जी। मतलब नेहरू का जो उदार मना समावेशी सोच था, उसकी तुलना मेरे ख़्याल में भारत में कोई दूसरा व्यक्ति बहुत आसानी से करता नहीं है। आप रुद्रांशु की किताब देखें, रुद्रांशु मुखर्जी की, जो बोस और नेहरू की तुलना करते हैं और हुँ, आखिर में उनको लगता है कि नेहरू 19 नहीं ठहरते बोस से, 20 ही हुँ, ठहरते हुँ, हैं। तो वो बहस बेईमानी है कि यदि यूँ होता तो क्या होता? यदि नेहरू नहीं पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? अब पटेल हुँ। के नाम का तो जो क्रिकेट स्टेडियम था वो तो प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम लिखा लिया। बाकी सब जगह नेहरू का नाम हट जाए तो कोई आपत्ति तो नहीं हो सकती। क्या ये सिर्फ कुनबा परस्ती के खिलाफ जिसे परिवारवाद कहते हैं, क्या उसके खिलाफ एक पॉलिटिकल मूव है? या कहीं न कहीं नेहरू जिस तरीके से आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ थे और जिस तरीके से उन्होंने जो जो पहला चुनाव हुआ, उसको एक तरीके से हिंदू संप्रदायवाद के खिलाफ एक तरह रेफरेंडम में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। क्या ये वैचारिक लड़ाई का भी एक हिस्सा है? कि चूँकि अब आज की तारीख में आरएसएस की सरकार केंद्र के अंदर है, नरेंद्र मोदी आरएसएस के रहे हैं, बीजेपी आरएसएस की पार्टी का ही एक राजनीतिक संगठन है। तो ये वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है या सिर्फ राजनीतिक लड़ाई, जो कि नेहरू गांधी परिवार से हमको लड़ना है, कांग्रेस को खत्म करना है, इसलिए नरेंद्र मोदी या बीजेपी ये कर रही है, या वैचारिक से भी इसका कोई लेना देना है? देखिए, मुझे लगता है वैचारिक लड़ाई तो कतई नहीं है और मैं ये मानने को भी मैं राज़ी नहीं हूँ कि आज जो सरकार है वो आरएसएस की सरकार है। मोदी जी आरएसएस पर हावी हैं। मोदी और अमित शाह जी की जो जुगलबंदी है, उसको रोकने का काम, उसमें अंतराल तक डालने का काम आरएसएस का कोई
प्रमुखतम नेता नहीं कर सकता है। सब उन पर ही आश्रित हैं। मुझे लगता है एकमात्र नेता जो आरएसएस के बाहर के हैं और जिनकी अपनी कुछ हैसियत है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं, जो गोरखपुर मठ के महंत हैं। अब दिक्कत ये है कि मोदी जी किस विचारधारा का समर्थन करते हैं, कौन-सी वो स्वदेशी है। गांधी जी भी स्वदेशी कहते थे, ये भी स्वदेशी कहते हैं, मगर इनके लिहाज में खादी तो एक तरह का कर्मकांड था। हथकरघा तो भारत में उसके पहले चलता था। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें वैचारिक नहीं है, बल्कि एक खींच है, एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री को आप भूल जाएँ, उसने जितना कुछ 16 वर्ष में किया या नहीं किया, उससे 10 गुना तो मैं अपने 10 वर्ष में कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी को भूल जाएँ, उन्होंने जो कुछ किया, रियासत और अजौड़ाओं का उन्मूलन किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, मगर मैंने या बेचारे नरसिंह राव को भूल जाइए, जिसने मनमोहन सिंह को वो वित्त मंत्री बनाकर उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। आप अटल बिहारी वाजपेयी को भूल जाइए, जिन्होंने अमेरिका के साथ रिश्तेदारी, भारत की नज़दीकी करने की कोशिश की। इन सबको आप भूल जाइए और आप सिर्फ मोदी जी को याद करें कि पिछले 10 वर्ष में क्या हुआ है। ये ना पूछिए कि पिछले 10 वर्ष में क्या नहीं हुआ है, बल्कि नज़र टिकाए रखिए अगले आगे 990 वर्ष कि 1000 वर्ष तक तो तभी पहुँचेंगे हम। तो मतलब आप अब अमृतकाल को भी भूल जाइए। अब एक सुपर अमृतकाल है, एक युग परिवर्तन है कि अब जब कलयुग फिर से सतयुग की तरफ जा रहा होगा, तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बात न तो वैचारिक है, न सैद्धांतिक है और ये राजनीतिक भी, इसलिए मैं इसको लड़ाई का हिस्सा नहीं मानूँगा। ये अति मंदों को, मूर्खों को ये समझाने के लिए है कि आज भी जो मैं कहता हूँ 3 है, भ्रष्टाचार है, कुर्बा परस्ती है, औपनिवेशिक मानसिकता है, आदि। मगर औपनिवेशिक मानसिकता में आप क्या-क्या करेंगे? सेना को लगभग तहस-नहस कर आप कहेंगे अग्निवीर आ गए हैं। आप ये कहेंगे कि बीटिंग ऑफ द रिट्रीट तो होगा, मगर उसमें जय जगदीश हरे और अगरबत्तियाँ घुमाई जाएँगी। अगर उससे पूरणीय होना है, सारी औपनिवेशिक मानसिकता को उतार फेंकना है, तो सेना नायक बनाइए और शंखनाद कीजिए और बीटिंग ऑफ द रिट्रीट से भी मुक्ति पाइए। तो मुझे लगता है कि अब आइए कहिए कि हमारी जो अदालतें हैं, हम उस न्याय संहिता को भी बदल देंगे। हम जो साक्ष्य संहिता है उसको भी बदल देंगे। तो अब तक जो कानून के विद्यार्थी होते थे आशुतोष, वो हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते थे, मगर इतने बड़े-बड़े परिवर्तन जब आएँगे तो बेयर एक्ट तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। एक बड़ा भारी बासु की पूरी 3 वॉल्यूम्स जो एविडेंस की किताब थी, उसको लेके आप देखेंगे नया साक्ष्य क्या है। अब अग्नि परीक्षा होगी कि जल परीक्षा होगी? क्या के अनुसार अब न्याय संहिता बनेगी या धर्म सूत्र या आपस्तंभ के अनुसार से बनेगी? तो मुझे लगता है कि सारी बातें ऐसी हैं जो कोई भी व्यक्ति जो इतिहास से थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता हो, उसके मन में बेचैनी पैदा करेंगे कि ये हो क्या रहा है। ये व्यक्तिगत अहंकार है, ये अज्ञान है, ये एक तरह का फ़रेब है। अभी कल परसों में देख रहा था, बड़ा रोचक कार्यक्रम था, पूर्णानंद जी और सिद्धार्थ वरदराजन का वायर डायलॉग्स में, और डेरेक ओब्रायन तो उँगली लेके गिना रहे थे कि ये 8 फ्रॉड्स हैं और उनका कहना था पार्लियामेंट में मेरे मुँह पे हथेली रख दी गई, मुझे वहाँ से निष्कासित कर दिया गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का कोई माना नहीं है, पक्षधर पीठासीन अधिकारी हैं। तो वो जो संसदीय व्यवस्था है, वो भी तो आखिर औपनिवेशिक व्यवस्था का ही अंग है ना। वेस्टमिंस्टर मॉडल, जो हमारी चुनाव प्रणाली है, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी वही का है। तो फिर क्यों नहीं आप ऐसा नया कुछ करते हो औपनिवेशिक मानसिकता साजिश से मुक्ति पाने के लिए? या अब आयुर्वेद अगर है तो फिर एमबीबीएस बंद कर दीजिए। अगर शुल्ब सूत्र और वास्तुशास्त्र है तो आईआईटी बंद कर दीजिए, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद कर दीजिए। अगर सारा ज्ञान कणाद उन्हीं से ही चला आ रहा है, तो फिर एटॉमिक रिसर्च के लिए भी आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपको एचएएल की भी ज़रूरत नहीं है। ऊष्मा विमानों का आविष्कार जहाँ हुआ, जैसे हुआ, आप करिए। अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट होता था गणेश जी का, तो वो भी करिए। तो मेरे ख़्याल में ये जो अधकचरे ज्ञान को सारे देश पर थोपने का प्रयास है, उसी का एक अंश और है कि देखिए, एक पुराना वो सूक्ति थी ना, खाली ने बैठ कुछ किया कर, जूतियाँ उधेड़ फिर सिया कर। आप उसे जूतियाँ कहिए, कुर्ते कहिए, उधेड़िए और सिलिए, उधेड़िए और सिलिए। लोग देखते रहे कि आप कितने कामकाजी हैं, 4 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, आपने 1 दिन की छुट्टी नहीं ली है, आप कितना काम कर रहे हैं, सारी दुनिया हमारी ओर टकटकी लगाए देख रही है। दुनिया टकटकी लगाए इसलिए देख रही है कि आपका रोकड़ा वो लेने की उनकी इच्छा है, वो आपको आज कचरे नहीं बेचेंगे। अब आप कौन यकीन करेगा जब आप लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि कोरोना का मुकाबला कैसे होता है। लोग कैसे तड़प-तड़प कर मरे, दवाई के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, कैसे सामूहिक संस्कार दफन किए गए, कुत्ते लाशों को नोच रहे थे, वो सब बातें भूल जाते हैं लोग बहुत आसानी से। सिर्फ इसलिए मुझे लगा कि ये सारी बातें उस एक
कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसमें बिल्कुल। कुछ न कुछ होता रहे और लोगों का ध्यान भटका रहे। सर एक एक और डिबेट इस देश के अंदर शुरू की गई है और बहुत मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाया भी जा रहा है। वो ये कि जवाहरलाल नेहरू की जगह माफ करेगा पटेल, सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। अगर वो सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो हिंदुस्तान अलग होता। नेहरू की वजह से देखिए कश्मीर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। नेहरू की वजह से चीन हमारा कितना बड़ा हिस्सा कब्जा करके ले गया है और नेहरू की वजह से तमाम और चीजें हुई। क्या इस डिबेट में कुछ दम है? क्या आपको भी लगता है या कि अगर सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो वाकई में देश ज्यादा बेहतर स्थिति में होता? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बेमानी बहस है, बेबुनियाद बहस है। सरदार पटेल जिस समय भारत आज़ाद हुआ, नेहरू से अधिक उम्र के थे, बीमार आदमी थे, उन्हें पता था कि उनकी क्षमता विदेशियों के साथ संपर्क स्थापित करने में नेहरू से कहीं कम है और वो गांधी जी के आदेश को मानने के लिए तैयार थे। भले कई कांग्रेस की समितियों ने उनको अपना पहला विकल्प माना, मगर गांधी जी के हट के कारण नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। एक पक्ष ये है। मगर ये लगभग वो मुहर्रम के मातम वाले जुलूस की बात आपने शुरू कर दी कि हाय हसन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए, यूँ ना होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। मुझे लगता है कि सरदार पटेल ने ही गृह मंत्री के रूप में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और चीन के खतरे के प्रति सतर्क नेहरू को किया था। मगर ये कहना कि नेहरू ने उनकी राय नहीं मानी, ये गलत है। नेहरू इस बात को अच्छी तरह जानते थे और पटेल भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि विभाजन के तत्काल बाद, भारतीय राज्यों के भारतीय गणराज्य में विलय के बाद तत्काल बाद, भारत इस दशा में नहीं था कि चीन के साथ सैनिक मुठभेड़ का खतरा ले सकता। तो शांति पंचशील के रास्ते से नेहरू ये कोशिश करते रहे कि यदि राजनय से ये बात सुलझ सके तो उसका अनुमोदन किया जाए। यदि पटेल होते तो पटेल ने और क्या किया होता? यदि आप देखें संस्मरण, महादेव, मैं नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप महादेव देसाई की डायरी देखें, जिसमें उस प्रसंग का उन्होंने उल्लेख किया है जब अहमदनगर के जेल में पटेल और नेहरू साथ रह रहे थे। तो महात्मा गांधी और पटेल जब साथ रह रहे थे कहीं यरवदा जेल में, तब महादेव देसाई ने क्या देखा, और फिर अहमदनगर जेल में जब ये लोग साथ रह रहे थे तो एक दूसरे के प्रति कितना स्नेह था, कितना सहकार था। इन दोनों को जो आपत्ति थी, मेरे ख्याल में वो नेताजी सुभाष बोस से थी, जो हिंसा का रास्ता अपनाने को तैयार थे और त्रिपुरी हरिपुरा सेशन के बाद छोड़कर कांग्रेस चले गए और उन्होंने फांसीवादी नाजियों का साथ दिया। तो कुल मिलाकर वो हारने वाले पक्ष के साथ रहे और जीतने वाला पक्ष चूंकि इतिहास लिखता है, तो उसके बाद निरंतर इतिहास लेखन में गांधी और नेहरू का महिमा मंडन हुआ है, ये स्वाभाविक है। मगर जो आलोचक नेहरू के हैं, उन्होंने नेहरू की कट्टर आलोचना भी की है और नेहरू के दोषों से एस गोपाल भी अनभिज्ञ नहीं रहे हैं। 62 की हार के बाद उन्होंने प्राइड इन पास्ट वाला अपना लेख मॉडर्न सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री रिव्यू में लिखा था। तो मुझे लगता है कि नेहरू की भूलें, नेहरू के पश्चाताप अब तक जग जाहिर है। मगर मुझे जो बात बहुत अटपटी लगती है, आप 1000 साल आगे की बात कर रहे हैं और आपका मन कहीं अटका है आज से 75 साल पहले, 75 साल भी क्यों, नेहरू का देहांत 64 में हुआ, तो आप ये मान लीजिए कि 60 साल पहले आप अटके हुए हैं। तो साहब कि नेहरू ने क्या किया था और नेहरू क्या करते थे और नेहरू के दोष क्या थे, गुण क्या थे, सारी गलतियां नेहरू की थी। नेहरू की तमाम गलतियां भी मान लें तो बीती ताई बिसारिए, आगे की सोच लीजिए। मतलब इंदिरा गांधी को भी आप भूल जाए, इंदिरा गांधी का देहांत भी 84 में हो गया। तब से अगर आप देखें आशुतोष, तो 16 धन 23, अब 37 वर्ष आगे आ चुके हैं। यदि आप राजीव गांधी की भी बात करें तो उनका देहांत भी 91 में हो चुका है। तो मतलब आप 3 दशक पहले के कुनबा परस्त लोगों की गलतियों को लेकर छाती कूट रहे हैं। आप ये तो बताइए कि पिछले 10 वर्ष में क्या हुआ? पिछले 10 वर्ष में क्या हुआ? लेकिन एक चीज और, इसी के साथ साथ एक और नैरेटिव ये होता है कि देखिए नेहरू जी कितने चालाक थे, उन्होंने गांधी जी को भी अपने वश में कर लिया था और वश में करके वो उनके उत्तराधिकारी भी हो गए और गांधी जी उनके मोह पास से फंस के उनको प्रधानमंत्री भी बना दिया। क्या गांधी जी ने इस वजह से नेहरू को अपना अपना उत्तराधिकारी घोषित किया क्योंकि वो नेहरू जी गांधी जी की बहुत चमचागिरी करते थे, या गांधी ने उनके अंदर क्या देखा? क्योंकि उस वक्त एक से गैलेक्सी लीडर थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, सरदार पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे लोग थे उस वक्त। क्यों गांधी ने नेहरू को क्यों चुना? इस प्रश्न का जवाब आज अलग अंदाज से देने की कोशिश की जाती है। आपकी नजर में गांधी के पास ऐसी कौन सी व्यवस्था थी या गांधी जी ने ऐसे कौन से गुण देखे थे जिसकी वजह से उन्होंने नेहरू को चुना और सरदार पटेल को नहीं चुना, दूसरे लोगों को नहीं चुना? गांधी जी जब भारत आए 1916 में दक्षिण अफ्रीका से, तो क्या
उनकी हस्ती थी, वो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय एक उनकी पहचान थी। रोमियो रोला उनकी जीवनी लिख रहे थे। उनके सत्याग्रह का सम्मान उनके विकट विरोधी जनरल स्मट्स वगैरह भी ब्रिटेन में करते थे। उनकी खतो किताबत लियो टॉल्स्टॉय से चल रही थी। तो क्या वो इतने नादान थे कि नेहरू जो वहाँ से आए थे और नौजवान वकील थे और बहुत सफल नहीं थे, उनके झांसे में वो आ गए, फँस गए। उनकी सूरत शक्ल ऐसी थी कि हाय हमारा मुन्ना कैसा है, हाय मेरे महबूब में क्या नहीं करके गांधी मूर्ख बन गए। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, ये बात असंदिग्ध है कि मोतीलाल नेहरू अपने लड़के को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए पूरे जोर-शोर से लगे हुए थे। गांधी जी ने पहले मना कर दिया था, मगर अगले वर्ष उनकी इस मांग पर असर किया और स्वीकार किया। और कांग्रेस के हर्जे-खर्चे पर नेहरू ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेने गए। जब उनकी पत्नी का स्विट्जरलैंड में इलाज चल रहा था, तब भी उन्होंने यूरोपीय देशों का दौरा किया। उन्होंने दौरा सोवियत संघ का भी किया था। तो गांधी जी तो मार्क्सवादी नहीं थे। गांधी जी तो फेबियन सोशलिस्ट भी नहीं थे। गांधी जी खुद विलायत में पढ़े थे, मगर ईटन के और कैम्ब्रिज के पढ़े नहीं थे। गांधी जी का प्रोफेशनल जीवन साउथ अफ्रीका में बीता था, जिससे नेहरू का कोई लेना देना नहीं था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नेहरू को लेकर यदि कुछ आकर्षण गांधी के मन में था, तो कहीं न कहीं उसमें थोड़ी बहुत आंशिक योग्यता तो होगी। मुझे लगता है एक पक्ष उसका भारत में सांप्रदायिक सद्भाव था। अगर आप देखें तो नेहरू जी से पहली बार गांधी नेहरू से और नेहरू से गांधी कब मिले पहली बार, और उन्होंने कब अपना वोट नेहरू के पक्ष में डाला, इसके बीच में कितना बड़ा अंतराल है। आप यदि देखें तो नेहरू कितने वर्ष गांधी के झांसे में आकर जेल में रहे। उनका व्यक्तिगत जीवन कितना उबड़-खाबड़, उथल-पुथल उसमें हुई। आनंद भवन स्वराज भवन में कैसे बदला, इंदिरा गांधी वानर सेना की सदस्य कैसे बनी, कमला नेहरू जब मर रही थी तो नेहरू क्या कर रहे थे। ये सारी बातें हैं कि यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उस पत्थर के टुकड़े में गांधी ने देखा होगा जिसे तराश कर हीरा बनाया जा सकता था। क्या देखा, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे क्या लगता है वो कि क्या चीज थी, वो क्या चीज थी जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने सोचा कि इस आदमी को हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए मेरे था। ख्याल ये में बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, आप लौटिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के प्रति। नेहरू खुद विदेश में रहे थे, विदेश में पढ़े थे, अंग्रेज़ी ना थे, अंग्रेज़ी परस्त थे। मगर जब उन्होंने भारत की खोज खुद शुरू की, तो उनको गंगा-जमुनी तहज़ीब भी अपनी समझ में आने लगी, उनको गाँव का किसान भी समझ में आने लगा, उनको रामायण, महाभारत, लोकगीत, लोक संगीत भी समझ में आने लगे, उन्हें अजंता के भित्ति चित्र भी समझ में आने लगे। क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है कि नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी किताब है जो गांधी की जी के लिए भी आंखें खोलने वाली हो सकती थी, क्योंकि गांधी जी भी अगर आप देखें तो 17-18 साल की उम्र में विलायत चले गए थे। उनका शाकाहार विलायत में शुरू हुआ, विलायत से लौटकर आकर वो एक असफल वकील बनने की कोशिश ने बम्बई में की और फिर लौट गए दक्षिण अफ्रीका, और वहीं से वो एक प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में लौटे। तो भारत से उनकी पहचान सतही और तब तक सेकंड हैंड थी, जब तक वो चंपारण नहीं गए, साबरमती में नहीं रहे, आश्रम उन्होंने नहीं बनाया, अनेक आंदोलन उन्होंने नहीं चलाए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं दोनों मिल-जुल कर ये देख रहे थे कि यदि हिंदू-मुसलमान का सवाल है, औरत-मर्द का सवाल है, अतीत का क्या रिश्ता वर्तमान और भविष्य से है, तो उसमें तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद कहीं न कहीं एक बुनियादी समता, सामान्य सहमति थी कि नेहरू बने रहे सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्णायक थे। आपने और बहुत सारे लोगों के नाम गिनाए, डॉक्टर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, मगर ये सब लोग गांधी के आदेशों को आंख मूंद कर मानते थे। नेहरू जी मानते थे आखिर में, मगर असहमति का स्वर भी मुखर करते थे। तो गांधी को निश्चित रूप से ये लगता था कि नेहरू की एक जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, वो उनके खानदानी रईसी के कारण, उनके परिवेश के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण विदेश में भी है, स्वदेश में भी है, और अभिव्यक्ति की एक क्षमता है। वो आदमी मास मीटिंग को, भीड़ को भी संबोधित कर सकता है और छोटे कमरे में खुले, उसमें अच्छा खाते-पीते अंग्रेज़ी हुक्मरानों से भी बात कर सकता है। तो अनेक बैठकें यदि आप देखें, मैंने अभी हाल दिल्ली के खाने पे और दिल्ली के खाने से दिल्ली के इतिहास पर कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने वाली किताब समाप्त की है, तो उसमें कई उल्लेख ऐसे मिलते हैं कि इंपीरियल होटल में बैठकर ये बैठकें होती थी, जब बड़े-बड़े नेता आपस में बैठ के मिलते थे। तो आप कल्पना करें कि भारत के आज़ाद होने के पहले सार्वजनिक मतभेद नहीं था, मताधिकार नहीं था। बहुत कम लोग, वो अमीर उबराही मतदान करते थे। तो उस मतदान से जो बातें तय हो रही थी, या जो सरकारें बन रही थी, या जो संविधान निर्मात्री सभा थी,
उसमें कितने सदस्य रियासतों और रजवाड़ों के थे। तो उतने सबको अपने साथ लेकर जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन था, उसको पारित करा सकना क्या किसी और आदमी के वश की बात थी? मुझे लगता है सिर्फ़ एक आदमी ऐसा और कर सकता था, जो श्रेष्ठ वर्ग से कटा-छटा था, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर अद्भुत मेधा के धनी थे, 2-2 पीएचडी उनके पास थी। मगर मुझे लगता है कि 2 ही व्यक्ति ऐसे थे, जिनके दिमाग में आधुनिक भारत का समतापूर्ण समाज का सपना था, जो समाजवादी था और अतीत और वर्तमान और भविष्य के रिश्ते का था। ये क्या ये बिल्कुल क्या ये कहा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े मास लीडर थे उस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, या उनके समकक्ष सरदार पटेल या दूसरे लोग खड़े हो सकते थे? फिर समकक्ष करने की बात तो देखिए वो आज तो वही हो गई ना कि सितार कौन अच्छा बजाता था, रविशंकर बजाते थे कि विलायत हुसैन खान साहब बजाते थे। मतलब ये तुलना करना बड़ा कठिन है कि एक भारत रत्न भारत रत्न हमारे जोशी जी थे भीमसेन और पद्म विभूषण मल्लिकार्जुन मंसूर थे। संयोगवश किसी को भारत रत्न मिला, किसी को नहीं मिला। ये बराबरी गलत है। जहाँ तक नेहरू और गांधी का रिश्ता है, वो गुरु और शिष्य का रिश्ता, अभिभावक और चेले का रिश्ता है। मगर समकक्ष की बात नहीं है। जब गांधी अपने चरमोत्कर्ष पर थे, तो नेहरू उनके पीछे हाथ बांधे चलते थे। सरोजिनी नायडू चलती थी, उनके पिताश्री चलते थे, मौलाना आज़ाद असमर्थ होते थे मगर चलते थे, राजगोपालाचारी चलते थे, देशबंधु चित्तरंजन दास चलते थे, सुभाष बोस भी चलते थे, जब तक वो कांग्रेस से बाहर नहीं गए। मगर यदि आप देखें तो गांधी ने नेहरू को अपने मन की बात नहीं करने दी कांग्रेस में। जब फडणवीस का रवैया हारे तो पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा गांधी जी ने ही दिलवाया था। तो आप और जब नेहरू का चरमोत्कर्ष हुआ आजादी के बाद, तो गांधी बचे कहाँ थे? जनवरी 48 में तो उनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद नेहरू के समकक्ष दूसरा नेता कौन था? कोई था ही नहीं। उसे आप युवक हृदय सम्राट कहें या पाइड पाइपर कहें। तो ये जो डिबेट की कही जाती है कि सरदार पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद हिंदुस्तान अलग होता, इसको भी आप फिजूल की बहस मानते हैं? क्योंकि आज इस नैरेटिव को बहुत मजबूती के साथ स्थापित करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है देखिए सरदार पटेल ने किस तरीके से तमाम 500 से ज्यादा रियासतों को एकजुट कर दिया, वो आयरन मैन थे और वो मजबूती के साथ चीजों कर सकते थे, नेहरू ख्याली थे। नहीं देखिए, क्षमा कीजिएगा, कोई एक आदमी ऐसा जादू की छड़ी से नहीं करता है। यदि आप इस पूरे इतिहास को पढ़ें, तो जो मेनन साहब थे, वीपी मेनन, जो उस समय सेक्रेटरी थे, उन्होंने जिस तरह से छल कपट दंड डरा धमका कर रियासतों और रजवाड़ों का विलय करवाया, कहीं सेना भेजकर, कहीं धमकी देकर, कहीं धौंस से, वो कहानी बिल्कुल दस्तावेजी है। उसको आप पढ़ सकते हैं। उनकी नातिनी ने लिखा है कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे हुआ। ये एक आदमी ने नहीं किया। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, उनका पूरा समर्थन वीपी मेनन को था, जो अंग्रेजों के ज़माने से कुशल नौकरशाह थे। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें बेमानी हैं। मैं एक बार फिर उस बात को दोहराना चाहूँगा कि आज ये बहस कोई आख्यान निरर्थक है। मैं एक वाक्य में इसका उत्तर देना चाहूँगा, यदि यही हठ होता मोदी जी का, उनके सहयोगियों का, कि पटेल एक ऐसे महामानव थे जो नेहरू से कहीं बेहतर थे, तो क्या उनके नाम पर बने क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण वो अपने नाम पर करते? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जहाँ पे लाके बात खत्म की, मुझे लगता है वहां से बात आगे बढ़ती नहीं, लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल, आज नेहरू को या नेहरू की लेगेसी को हम किस संदर्भ में याद करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जो भी हमारी विरासत होती है, उसके कुछ सुखद पक्ष होते हैं, कुछ दुखद पक्ष होते हैं। जहाँ तक मुझे नेहरू की विरासत याद आती है, 13-14 वर्ष की, मेरी 15-16 वर्ष की उम्र थी जब नेहरू का देहांत हुआ था, और मुझे लगता है कि तब भी लोगों को लगता था कि एक युग का अंत हुआ है। उस युग का अंत था जो आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्स्थापन, पुनर्वास का युग था, पंचवर्षीय योजनाओं के सूत्रपात का युग था, भारत के औद्योगिकरण का युग था और भारत के आत्मसम्मान को एक आज़ाद देश के रूप में एक भावनात्मक एकीकरण का युग था। हर आदमी गर्व कर सकता था भाखड़ा नंगल पर, हीराकुद पर, सिंदरी के कारखाने पर, एचएएल पर। मुझे लगता है ये अप्सरा पर, हमारे एटॉमिक प्रोग्राम पर, हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण प्रोग्राम पर, मगर उसके बाद इतिहास रुकता नहीं है। हमको ये भी याद आता है कि चीन के साथ युद्ध में भारत की करारी हार हुई। हमें ये भी याद आता है
कि नेहरू ने जो कुछ रियायतें रजवाड़ों और रियासतों के साथ जारी रखी, उससे एक सामंती संस्कार भारत में बचा रहा। और अभी हाल तक कई ऐसी निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ से या तो रजवाड़े ही चुने जाते हैं या उनके वंशज ही चुने जाते हैं। आप ग्वालियर देख लीजिए, आप धौलपुर देख लीजिए, आप जोधपुर देख लीजिए। बड़े समय तक जम्मू कश्मीर में ऊधम सिंह नगर में ही हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये नेहरू की कुछ कमियाँ भी थी, दोष भी थे, मगर हर व्यक्ति अपने समय का ही अ, आख्यान होता है एक तरह से उसका जीवन। उसके बाद के भारत को हम भूल जाएँ। क्या उनकी लड़की जो कुनबा परस्त कहलाती है, कुनबा परस्त से वो क्या उनके काल में आपातकाल नहीं आया? क्या उनके काल में उनकी मृत्यु के बाद भयंकर राजीव गांधी के जीवन काल में सिखों का वंशनाशक नरसंहार नहीं हुआ? मगर क्या हम भूल जाएँ कि श्रीमती गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान का विखंडन हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था? क्या हम भूल जाएँ कि हरित क्रांति सफल हुई थी? क्या हम भूल जाएँ कि रियासतों और रजवाड़ों का उन्मूलन हुआ था? माना कि उनके कुपुत्र संजय गांधी के कारण उनका अपयश का पिटारा बहुत भर गया था, मगर क्या श्रीमती गांधी ने अच्छा कुछ कभी किया ही नहीं था? मैं उनके बलिदान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जी, मैं जी। राजीव गांधी के बलिदान की बात नहीं कर रहा हूँ, बलिदान तो स्वेच्छा से होता है। यदि आपकी कोई हत्या कर दे तो आप उसको शहीद कहें, बलिदान कहें, वो अलग बात है। हुँ, हुँ। मगर इतिहास की जिस विरासत की हम बात कर रहे हैं, उसके दोनों पक्ष हमको कड़वे और मीठे बराबर स्वीकार करने चाहिए। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उन्होंने इस बातचीत को सुना होगा और उनके बहुत सारे जो मन में संदेह रहे होंगे, शक रहे होंगे, जो जाले रहे होंगे, वो ज़रूर टूटे होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।